शशि जी, इस किताब को लिखने का आइडिया आपको कहाँ से आया? अगर इलाहाबाद से लखनऊ किसी को आना ठीक है बात है। वो बहुत इजी हो गया था। लखनऊ से किसी को अगर काशी जाना है वो बहुत इजी हो गया था। कम्यूट करना इतना इजी हो गया था सबके लिए। तो मेरे पापा ने मुझे एक बात कही कि तुम नितिन गडकरी जी पे कुछ क्यों नहीं लिखती हो। गडकरी साहब का कोई ऐसा जिंदगी का पहलू हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं जिससे आपको बहुत प्रेरणा मिली हो? इंसान को जो ढोने का काम कर रहा है वो रुकना चाहिए और मैकेनिज्म वाली जो व्हीकल्स हैं वो आनी चाहिए। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बड़ा करीब हो? मिराई एक जापानीज वर्ड है और जिसका मीनिंग ही फ्यूचर है, और मिराई एक हाइड्रोजन से चलने वाली कार है। नितिन गडकरी, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस टाइटल को सोचा आपने कैसे? भारत का नक्शा बनाए। भारत के नक्शे में आप देखें, हम नीचे कन्याकुमारी से लेके हम जम्मू तक पहुंच रहे हैं और रोड जा रहे हैं। रोड तक की जर्नी किसने बनाई? गडकरी सर ने। और बनाता कौन है? जो आर्किटेक्ट होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जो प्रसारित हो रहा है DME टीवी पर स्टूडियो 62 से। मैं हूं पारुल मेहरा और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान लेखिका डॉक्टर शशि पांडे शर्मा जी हैं, जिन्होंने हाल ही में नितिन गडकरी जी पर एक बेहतरीन किताब लिखी है जिसका शीर्षक है नितिन गडकरी, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस किताब में नितिन गडकरी जी की जिंदगी, उनके काम और देश के लिए उनके योगदान के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। आज हम शशि जी से ही जानेंगे कि इस किताब को लिखने का सफ़र उनका कैसा रहा और गडकरी सर के जीवन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प बातचीत को शुरू करते हैं। स्वागत है शशि जी आपका स्टूडियो 62 में हमारे साथ। आपने हाल ही में एक किताब लिखी है नितिन गडकरी जी के ऊपर, बहुत सारी मुबारक हो और ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए। शशि जी, इस किताब को लिखने का आइडिया आपको कहाँ से आया? कोई खास वाक्य या कोई ऐसा समय रहा होगा जिससे आपको प्रेरणा मिली होगी और आपने इस किताब को लिखा होगा? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं नितिन गडकरी जी पे किताब लिख पाई। मेरा कभी भी राइटिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है और मैंने सच बताऊं तो मैंने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि मुझे किताब लिखनी है। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे पापा जो हैं, मैं सबसे पहले जब हम एक लड़की की बात करते हैं तो उसके लिए उसके पापा हमेशा फेवरेट होते हैं जी। तो मैं जब अपने पापा को सुनती थी तो वो लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करते थे घर पे, उनके फ्रेंड्स आते थे, उनके साथ वो बात करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उनमें से एक नाम आया करता था नितिन गडकरी जी का। अच्छा, उस टाइम तो जब हम छोटे होते हैं और धीरे धीरे जब हम एक मुकाम तक पहुंच रहे होते हैं तब हम अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज के बाद फिर हमारा करियर सेट रहता है कि हमें ये करना है, हमारे टारगेट्स सेट रहते हैं। तो पॉलिटिक्स की तरफ ऐसा सच कभी सोचा भी नहीं था। तो धीरे धीरे शादी हुई, बड़े हुए, और जब पापा को देखा तो उनसे जब फ़ोन पे बात करते थे, अभी बात करने के लिए आपको क्या बात करनी है, तो पॉलिटिक्स की बात हो जाती थी। क्योंकि पापा सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूज़ चैनल्स पे बड़ा उनका फोकस रहता है। आफ्टर रिटायरमेंट तो अभी क्या है उनके पास बात करने के लिए? जनरली अगर हम बात करें पेरेंट्स से तो आप ठीक हो, खाना खा लिया, ये बात होती है। बट मुझे लगता है अब पापा से बात करनी है, थोड़ा उनको एंगेज रखना है, क्योंकि अभी वो घर पर हैं। तो पॉलिटिक्स की बात, अब जब टॉप पॉलिटिक्स की बात चलती है तो उनके ज़ुबान पे हमेशा नितिन गडकरी जी का नाम रहता था। बहुत खूब। हम गांव भी जाते हैं, हमारा गांव प्रयाग, हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। प्रयागराज में पूरी फैमिली है, मुंबई में हमारी फैमिली है, विशाखापट्टनम में हमारी फैमिली है, उड़ीसा में मेरी फैमिली है। तो आप समझिए कि पूरे भारत के आधा भारत जो है हमारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और जब हम लोग शादी वगैरह में हम जब साथ में मिलते थे तो मामा लोग, पापा लोग और भी फ्रेंड सर्कल्स, मतलब जो हमारे कज़न्स हैं, हम सब लोग जब डिस्कस करते थे तो नितिन गडकरी जी की बात ज़रूर आती थी, क्योंकि कम्यूट करना इतना इजी हो गया था सबके लिए। अभी अगर इलाहाबाद से लखनऊ किसी को आना है वो बहुत इजी हो गया था। लखनऊ से किसी को अगर काशी जाना है वो बहुत इजी हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी।
फिर भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे किताब लिखनी है। नेक्स्ट मेरे ये जो करियर के इतने साल रहे, अभी कुछ अगर मैं पिछले 2 सालों की बात करूं तो मैं बुक्स के लॉन्च में बहुत इन्वॉल्व रही। मैंने योगी जी की बुक लिखी थी, शांतनु गुप्ता जी ने। अच्छा। उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी, अजय टू योगी आदित्यनाथ। जी। उस बुक को लॉन्च करने का मुझे सौभाग्य मिला। शांतनु गुप्ता जी को उसमें मैंने बहुत सपोर्ट किया, ये मेरा सौभाग्य था। और आई एम रियली वेरी थैंकफुल शांतनु जी की उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। फिर उन्होंने मोदी जी पे किताब लिखा। मोदी जी की बुक जब लॉन्च करने का मौका मिला तो पूरे भारत में उसको लॉन्च किया। योगी जी की किताब 101 रीजन व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी जी। जी। और जब वो किताबें लॉन्च करने का मौका मिला तो मैं पापा को दिखाती थी। फिर बात पापा पे ही आती है कि कैसे मैं इंस्पायर हुई इस बुक को लिखने के लिए। तो मैं पापा को दिखाती थी, पापा देखो ये किया। तो मेरे पापा ने मुझे एक बात कही कि तुम नितिन गडकरी जी पे कुछ क्यों नहीं लिखती हो। मेरे लिए थोड़ा टफ था, क्योंकि आप समझिए एज बीइंग इनटू एजुकेशनिस्ट, एज बीइंग इनटू एजुकेशन बैकग्राउंड, और आप कभी रोड्स के बारे में इतना ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। जी। एक लीडर के बारे में आप सोच सकते हैं। अभी हम किसी आज मैं अपने इस इंटरव्यू में कहीं पर भी किसी भी पार्टी की बात नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ एक शख्सियत की बात करने वाली हूँ जिनसे मैं सच में इंस्पायर हुई, और जिनसे पूरे भारत का युवा इंस्पायर है, जिनसे हमारे सिर्फ भारत ही नहीं वर्ल्ड के लोग भी इतना इंस्पायर हैं। चलिए, इस इंस्पिरेशन पे ही एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने अपनी इंस्पिरेशन के बारे में तो बताया कि आपके फादर साहब से आपको इंस्पिरेशन मिली। क्या आप हमें गडकरी साहब का कोई ऐसा ज़िंदगी का पहलू हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं जिससे आपको बहुत प्रेरणा मिली हो, जिससे आप बहुत इंस्पायर हुई हो? देखिए, उनकी सबसे बड़ी बात अगर कहें और अचीवमेंट भी कहें, और एज बीइंग दी ह्यूमन बीइंग, हम भी जब छोटे थे, आप भी जब छोटी रही होंगी जी, तो आप रिक्शे में जाती होंगी। रिक्शे में एक रिक्शे वाले भैया जो हैं वो रिक्शा खींच रहे होते। जी जी जी। तो जब चढ़ाव आता था तो आपको कैसा फील होता था? तो एक बार गडकरी सर ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि वो भी जब अपने मामा के घर अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ जाया करते थे, तो जब एक ब्रिज आता था तो वो रिक्शे वाले का बनियान भी उतर जाता था। और सेम मैं भी फील करती थी। और जब गडकरी जी आए तो उन्होंने इस रेवोल्यूशन को लेके आए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आना चाहिए। जी, जी। इंसान को जो ढोने का काम कर रहा है वो रुकना चाहिए, और मैकेनिज्म वाली जो व्हीकल्स हैं वो आनी चाहिए। तो वो एक सबसे बड़ा मुझे मतलब दिल को बहुत टच करता है कि उन्होंने इतना सोचा कि इंसान को ढोने वाला जो काम है वो अगर हमारे दिल में दर्द है तो हमें सच में समझ में आएगा। और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके आए, और आज कितना लाइफ इजी हो गया, उसका प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। और उससे जो रिक्शे वाला जो दिन का 500 रुपये कमाता था, आज वो दिन का 1000 रुपये कमा रहा है। डेफिनेटली बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है, और मुझे लगता है इसके लिए भारतवासियों को उनका तहे दिल से धन्यवाद तो होगा ही। बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। शशि जी, बहुत ही बड़ी शख्सियत के ऊपर आपने किताब लिखी है, तो ये तो तय है कि सफ़र कुछ आसान नहीं रहा होगा आपका। तो कोई ऐसी बड़ी चुनौती जो आपके सामने आई इस किताब को लिखते समय और आप हमारे दर्शकों के साथ वो साझा करना चाहें तो? देखिए पारुल जी, चैलेंजेस तो खैर बहुत आए, क्योंकि किसी के बारे में आपको एक छोटी सी किताब में सब कुछ लिख देना बहुत आसान नहीं था। जी। जब मैं गडकरी सर से पहली बार मिली थी तो मैंने उन्हें ये कहा, सर कि मैं आपके ऊपर एक छोटी सी किताब लिखना चाहती हूँ। तो वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा वेरी नाइस। दूसरी बार जब वो इलेक्शन जीते, ये 6 महीने की कहानी है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जी। मैं आपको दिसंबर में मैं उनसे मिली थी 2023 में, फिर उसके बाद जून में मिली जब वो इलेक्शन नागपुर से जीते, और ये आज मैं आपके सामने 12 तारीख को बैठी हूँ सितंबर में। तो देखिए आप कितने, सिर्फ 6-7 महीने की कहानी रही है जिसमें मैंने इस काम को किया है। तो जब उनकी किताब को लिखने की बात आई तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, और ऐसी कौन सी बुक, उनके ऊपर कुछ बुक्स लिखी गई हैं, और बुक्स पूरी अच्छी बायोग्राफी है उनके बारे में, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्ड है, बट
अगर मैं बच्चों की बात करूं, क्योंकि मैं एजुकेशन से हूं, स्कूल स्टूडेंट्स को देखती हूं, कॉलेज स्टूडेंट्स को देखती हूं, तो आजकल 20 सेकंड का ज़माना है जी। आजकल आपने देखा है कि जी। कितने बुक रीडर्स हैं। यंग जनरेशन भी बहुत, उनका धीरे-धीरे फोकस बहुत होती कम जा है। रही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसी कौन सी किताब बनाऊं कि बच्चे अगर उसको खोलें तो वो सारी चीज़ें देख लें और गडकरी सर की सारी बातें जो हैं, सारे प्रोजेक्ट्स इसमें आ जाएं। बहुत अच्छी। तो अगर मैं थोड़ा ये बुक को उठाकर आपको दिखाना चाहूँगी, जब मैंने चैप्टर्स स्टार्ट किए इसमें, तो इसमें बस मिनिमम हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले उनकी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर की और गडकरी सर के डायनेमिक ड्यूज़ हैं कि इन दोनों ने साथ में मिलके क्या किया, क्योंकि लीडरशिप तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर की है और प्राइम मिनिस्टर सर किसी पार्टी के नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा शुरुआत में कि मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करूंगी यहाँ पर। फिर गडकरी सर का इंट्रोडक्शन, उनकी अर्ली लाइफ, उनका राइज इन पॉलिटिक्स, वो कैसे पॉलिटिक्स में आए उसके बारे में भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको बताना चाहूँगी। फिर उनके इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें जो बच्चों को सच में जाननी चाहिए, आप देखिए उनके इनिशिएटिव्स हैं भारतमाला परियोजना है, जी, जो सबसे बड़ी परियोजना है, सागरमाला परियोजना है, पर्वतमाला परियोजना है, सेतु भारतम है। ये सारे इनिशिएटिव्स बच्चों को पता होंगे, बट एक्चुअली में वो ये है क्या, भारतमाला परियोजना है क्या। अगर बच्चे इस किताब को देखेंगे 3 लाइन में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है और इसकी प्रोग्रेस क्या है। बहुत अच्छी बात। और इसका भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में नितिन गडकरी जी का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो सपना है उसके बारे में पूरी डिटेल्ड है। सो ये चैलेंजेस थे कि मैं कैसे कुछ ही पेजों में, इस किताब में सिर्फ 65 पेजेस हैं और 65 पेजेस में अगर आप उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। नहीं, आपने बहुत सारी बातें इस किताब में बताई हैं, बहुत ही विस्तार रूप से बताया है, मगर कम से कम पेजेस का इस्तेमाल करते हुए आपने सारी स्कीम्स, परियोजनाओं के बारे में इसका जिक्र किया है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बड़ा करीब हो और आपको लगा हो उसे लिखते हुए, उसको जानने के बाद, जो आपको लगता है इस इंटरव्यू के माध्यम से आप उसको 2 लाइनों में, 4 लाइनों में हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, हर कोई फ्यूचर की बात करता है और इस किताब में भी गडकरी जी की एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मिराई। मिराई एक जापानीज़ वर्ड है और जिसका मीनिंग ही फ्यूचर है। और मिराई एक हाइड्रोजन से चलने वाली कार है। हमने बचपन में हमारे दादा नानी सब लोग बोलते थे कि अरे पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो क्या पानी से गाड़ी चलवाओगे। पानी से गाड़ी चल रही है ना। जी। और पानी से गाड़ी चल रही है तो आप सोचिए कि इंडिया का फ्यूचर कहाँ है जब फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे, जब आपका पेट्रोल डीजल कहीं ना कहीं तो एक एंड होगा ना इसका। बट देन व्हाट इज़ द फ्यूचर? फ्यूचर इज़ मिराई। वेरी नाइस। हाइड्रोजन पर उन्होंने अपनी वाइफ के साथ एक दिन खाने पर बैठे थे सर। गडकरी सर अपने कई इंटरव्यूज़ में इस बात को खुद भी कहते हैं कि एक दिन वो खाने पर बैठे तो उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि पानी से गाड़ी चलाने की आप बात करते हैं, जब मुझे खुद विश्वास नहीं होता तो जनता को कैसे विश्वास होगा। तो उन्होंने उसी टाइम कॉल किया हिंडाई के एक बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका मैं किसी का भी नाम अपने इस इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगी, सर लेते हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि मुझे हाइड्रोजन से, पानी से चलने वाली, यानी तुम पानी में से ऑक्सीजन निकालो और हाइड्रोजन को सेपरेट करो और हाइड्रोजन से चलने वाली कार बनाओ और सिर्फ 10 दिन में बनाओ। तो 10 दिन में किसी भी कार को बनाना बहुत मुश्किल था, बट उन्होंने इनिशिएटिव लिया और मिराई कार आई। और वो आज गडकरी सर मिराई कार में ही जाते हैं, नाइट्रोजन की कार में जाते हैं, उनके पास सारी बायोफ्यूल्स वाली गाड़ियाँ हैं। सो दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। शशि जी, किताब का टाइटल बहुत ही इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग है, नितिन गडकरी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस टाइटल को सोचा आपने कैसे और आपको क्यों लगा ये टाइटल बहुत एप्रोप्रिएट रहेगा इस किताब के लिए? मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले किताब का टाइटल ये था ही नहीं। पहले हमने इनके इस किताब को नाम दिया था स्पीड इंडिया। अच्छा जी। जो कि कुछ सजेशंस के साथ,
कुछ लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर मैंने भी रिसर्च किया, क्योंकि जब भी आप किसी के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कोई किताब लिख रहे हैं, तो टाइटल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल फिट बैठ जाए। अब फिट बैठने के लिए आप देखिए, सर को ऑलरेडी टाइटल मिला ही हुआ है, हाईवे मैन ऑफ इंडिया जी। सर को नाम कई लोगों ने दिया है रोड मैन ऑफ इंडिया, कई लोगों ने नाम दिया है पुल मैन ऑफ इंडिया। बट फिर मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या नाम दूं कि जो बिल्कुल सटीक हो एकदम इनके ऊपर। तो आप देखिए किताब में अगर आप देखेंगे तो पहले भारत का नक्शा बना है। सबसे पहले हम अगर टाइटल की बात करें तो मैं पूरे किताब के कवर पेज की बात करती हूँ। भारत का नक्शा बना है। भारत के नक्शे में आप देखें, हम नीचे कन्याकुमारी से लेके हम जम्मू तक पहुँच रहे हैं और रोड जा रहा है जी। उस नक्शे को इस और रोड जा रहा है, रोड तक की जर्नी किसने बनाई? गडकरी सर ने। और बनाता कौन है? जो आर्किटेक्ट है। सो ये थॉट था। और जब आप गूगल करेंगे मैम, तो आपको दिखेगा कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया का टाइटल अभी 2 लोगों को ही गूगल पर आपको मिलेगा। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, और तीसरा मुझे लगा कि अगर मैं आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया का टाइटल नितिन गडकरी सर को देती हूँ तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। नहीं, बहुत अच्छा। मैंने बहुत लोगों से सजेशन लिया, बहुत बच्चों से सजेशन लिया, क्योंकि मैं इतने एजुकेशनिस्ट के साथ इन्वॉल्व हूँ, इतने बच्चों के साथ, इतने यंग जनरेशन के जो हमारे कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैंने इस टाइटल को लेके कितना रिसर्च किया। फाइनली जब मैंने इसका नाम दिया, इसका कवर पेज सर के ऑफिस में भेजा, वहाँ से जब ये अप्रूव हुआ, उन्हें अच्छा लगा, तो मैंने इस किताब को गो अहेड किया। आपके हिसाब से गडकरी जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपने बहुत रिसर्च किया है इस किताब के ऊपर, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी राजनीतिक ज़िंदगी, सबके बारे में आपने बहुत ही विस्तार में स्टडी किया होगा इस किताब को लिखने से पहले। आपको उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या लगी शशि जी? मैम, सर की ना कुछ कोट्स हैं जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट वही है कि उन्होंने जो जो बातें कही हुई हैं वो सब मैं एक कुछ पेज में कवर अप करके सब जगह, सब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बच्चों को, स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तो सर के सभी कोट्स में से एक कोट है, ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल इज़ द कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। और अगर ऑनेस्टी की बात करें तो उसमें भी सर अप टू द मार्क हैं। क्रेडिबिलिटी की बात करें, अप टू दी मार्क है। और गुडविल की बात करें तो अप टू दी मार्क है। सर किसी कास्टिज्म पे नहीं जाते हैं, सर को हर कोई पसंद करता है। मैम, जब मैं लोगों के बीच में बैठती हूँ, अभी ये बुक जब हमने इसको अनवील किया, इस बुक को, तो मेरे पास मोर देन 1 लाख से भी ज़्यादा डेटा है एजुकेशनिस्ट का, जिनको मैंने शेयर किया। और मैम, मुझे अभी तक एक भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं मिला जिसने नेगेटिव अग्री ना किया हो। क्योंकि सर जात पात में बिल्कुल बिलीव, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इट मेक्स हिम डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर पॉलिटिकल लीडर्स। सर सबके साथ खड़े हैं। और सर आरएसएस से, एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। आरएसएस में कभी कास्टिज्म हुआ ही नहीं। सर के लिए जैसे हिंदू है वैसे मुस्लिम है, वैसे सिख है, वैसे ईसाई है, सर सबके लिए हैं। इवन जब आप सर के जो क्लोज लोग हैं उनके पास जब जाएंगे तो हर कोई कहता है साहेब सबके लिए हैं, साहेब सबके हैं और सबके लिए हैं। सब वो हर समय, अब सर की कई स्पीच में भी आप सुनेंगे मैम, कुछ उनके पॉडकास्ट भी जो हुए हैं, उनका खुद का कहना है, मेरे घर आया हुआ हर व्यक्ति मेरे लिए देवता है। बहुत अच्छी बात है। वो अपने घर आए हुए हर इंसान से मिलते हैं, उसको समय देते हैं, चाहे वो 2 मिनट का ही समय दें अपने बिजी शेड्यूल से। दैट मेक्स हिम डिफरेंट। कोई एटीट्यूड नहीं है, इतने हम्बल हैं। जब आप उनसे बात करेंगे ना तो मैम ऐसा लगता है कि आप आप ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार आप उनसे मिल रहे हैं। इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है और हर बात को इतने मज़े में बताते हैं ना, मतलब दिल खुश हो जाता है। मैं तो जब उनसे मिलती हूँ तो सबसे पहले देखते के साथ चेहरे पे स्माइल आती है। वो मैं अभी महसूस कर पा रही हूँ आपकी बातें सुनते हुए। तो शशि जी, उनके लीडरशिप स्टाइल और विजन के ऊपर आपने बात करी है, तो उनके लीडरशिप स्टाइल और विजन आपको क्या लगता है, इससे आप किस तरह से, जो हमारे युवा नेता हैं वो किस तरह से प्रेरित हो सकते हैं उनके लीडरशिप स्टाइल से? मैम, इस पर भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सर कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो। सर जब अपनी कैंपेनिंग करते हैं तो उनके लिए कोई पोस्टर नहीं लगता है, और वो उनके अगेंस्ट कभी कोई टिकट नहीं लिया किसी ने।
अब फिर वही पार्टी वाली बात आ जाएगी जो मैं बात करना नहीं चाहती हूँ यहाँ पर। बट उनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ, और वही कहते हैं कि मुझे अगर कोई पद मिला है, कोई पोजीशन मिली है, और अगर मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला है तो मैं काम करूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो। काम करना ही मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है। नेशन कम्स फर्स्ट। वंडरफुल। ये उनकी एक बहुत बड़ी टैगलाइन जो वो हमेशा कहते हैं। और जो वो कहते हैं मैम, मेरी इस बुक में सबसे लास्ट पेज पर आप देखेंगे, इसमें लिखा है जो बोलता हूँ वो 100% पूरा करता हूँ। यस। वंडरफुल। तो उनकी कमिटमेंट्स पर ही लोग उन पर फिदा हैं, उनकी कमिटमेंट पर ही लोग जान देते हैं, और उनकी कमिटमेंट पर ही आप देखिए, अगर उनको पैसे की ज़रूरत है, वो खुद अपनी स्पीच में भी कहते हैं कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। उनका स्टाइल यही है, उनके पास पैसे की कमी है ही नहीं। अगर आज उन्होंने इधर कहा, उनके पास फ्लड आ जाता है पैसों का, बिकॉज एवरीबडी नोज कि वो काम करते हैं। ही इज कमिटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। शशि जी, ये किताब जो आपने लिखी है जिसका टाइटल है नितिन गडकरी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, आपने ऐसा कोई खास हिस्सा हो जिस किताब में जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या आपने इसको लिखते वक्त कुछ ऐसा पार्ट होता है डेफिनेटली किसी भी लेखक के लिए जब वो अपनी भावनाओं को किताब के तौर पे निकालता है, तो कोई ऐसा हिस्सा होता है जो उसके दिल के सबसे करीब होता है जो आप हमारे साथ आज साझा करना चाहेंगी? मैम, जब हम किसी लीडर की बात करते हैं तो आपने सुना होगा सब गरीबी की बात करते हैं जी, सब किसान की बात करते हैं जी। बट ग्राउंड लेवल पर आकर कितने लोगों ने काम किया है इस किताब में। और गडकरी जी ने की लीडरशिप में अभी तक उन्होंने ये कहा है, किसान अन्नदाता है, किसान ऊर्जा दाता है, किसान बिटुमन दाता है। आप किसी भी लीडर को देखेंगे, मैं सॉरी अगर मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबने कहा होगा हम स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं। गडकरी जी बात करते हैं स्मार्ट विलेजेस बनाने की। वंडरफुल। तो किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, उसको उतना अपना एग्रीकल्चर से उतना पैसा नहीं मिलने वाला है जितना कि वो ऊर्जा जो जनरेट करेगा। अच्छा, आप देखिए, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, यूपी में भी मेरा घर है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया। दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो किससे आती है? पराली से। किसान पराली जलाता है, अब वो पराली नहीं जलाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। उसका सॉल्यूशन भी निकालने वाले कौन है? गडकरी जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डांबर बनता है मैम उससे, पराली से। तो किसान को उन्होंने अभी इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्लांट भी लगाया उसके लिए, जो कि इनिशिएटिव लिया ना मैम, जिसके लिए अगर वो किसान पेड आल्सो। हाँ जी। और किसान उससे भी पैसा कमा रहा है, पराली जला रहा है जिससे पॉल्यूशन हो रहा था, बट उसको स्टॉप किया। और ये देखिए, ये कितना बढ़िया काम हो रहा है कि किसान को आने वाला जो जनरेशन है, जो लोग इतना माइग्रेट हो रहे थे विलेजेस से, अब देखिए जब धीरे धीरे भारत का जब डेवलपमेंट हुआ, बट गांव में डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो माइग्रेशन कितना परसेंटेज बढ़ा जी। तो माइग्रेट हुआ, तो किसान को क्या लगता है कि मेरे को ये खेती करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने काम किया तो किसान के ऊपर काम किया। अगर किसान पे बात करी तो किसान पर काम किया। आज किसान जो है बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, बायो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल, मेथेनॉल, इन सब चीज़ों पे काम कर रहा है। तो उसकी डायरेक्शन किसने दी? अगर उन्होंने बात करी किसान पर, वो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरे चाचा लोगों को देखा है, मेरे नाना की फैमिली को देखा है, तो हमारे पास भी खेत हैं और हमें भी लगता है कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं, अब इतनी डेवलपमेंट हो रही है। हम किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, ऊर्जा दाता भी है, विटामिन दाता भी है। और गडकरी जी की सबसे बड़ी एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि उन्होंने जॉर्ज सर से सीखी थी, आई लाइक द पीपल who get the things done। और ये बात गडकरी जी ने सीखी और उसको इम्प्लीमेंट किया कि अगर उन्होंने किसान की बात करी तो किसान के ऊपर काम किया। जी,
मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सोचते तो राजनेता बहुत कुछ है, मगर एक वो जो सफ़र है सोचने से लेके इम्प्लीमेंटेशन का, वो बहुत टाइम पे तो पूरा ही नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात मैम, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, आप किसी भी लीडर के पास अगर कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार फंड्स की कमी है। आप गडकरी जी के पास किसी भी रोड के प्रोजेक्ट को लेके जाएं, वो कभी आपको नहीं कहेंगे कि फंड नहीं है जी। वो कहते हैं हो जाएगा, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो जाए। आई थिंक दिस इज मोर अबाउट द इंटेंशंस। आपने चंबल के बारे में देखिए सुना होगा, चंबल एक टाइम पर वहाँ पर बीहड़ होता था जी। बट आज मध्य प्रदेश ने गडकरी जी से रिक्वेस्ट कर उस जगह को भी यूज़ करके नेशनल हाईवे बन रहा है उस जगह पर। तो वो चीज़ें कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ गडकरी जी। अच्छा, एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, शशि जी, आपने रिसर्च करी है तो तय है जो गडकरी सर हैं उनकी पर्सनल और जो पॉलिटिकल लाइफ है उसको बहुत ही करीब से देखा होगा, तो आपको उनके इस पूरे दौर में, उनके पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर की और आपको लगता है वो बहुत ही आपको प्रभावित किया उनके उस पर्टिकुलर फेज़ ने, जो आप हम सबके साथ डिस्कस करना चाहें? मैम, भारत में सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म की बात हम बहुत करते हैं और वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गडकरी सर ने उसको बिल्कुल सेपरेट किया है। वो कहते हैं मैं अपनी फैमिली के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ, और उनके लिए पॉलिटिक्स मतलब जनता की सेवा। वो कहते हैं पॉलिटिक्स इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म। वंडरफुल। अगर वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, उनकी वो खुद भी कहते हैं मेरे बच्चे सब सेटल्ड हैं, मैंने अपने बच्चों को बोला हुआ है मैं राजनीति कर रहा हूँ, वो मुझ तक स्टॉप है, तुम लोगों को मैंने सब सेटल किया हुआ है। सो वो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और वो सच में मेरे दिल के करीब है। उनका कहने का मतलब है मेरी जो राजनीति का जो मेहनत है, जो श्रेय जाना चाहिए, वो मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे सहभागियों, मेरे साथ के लोगों को जाना चाहिए। सो वो नेपोटिज्म से बहुत दूर दूर तक परे हैं। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। शशि जी, इस किताब से रीडर्स को क्या सीखने को मिलेगा? ख़ास तौर से मैं बात कर रही हूँ यूथ रीडर्स की। आपको क्या लगता है इस किताब को पढ़ने से उन्हें क्या प्रेरणा मिलेगी, वो क्या सीखेंगे इसको पढ़ने के बाद? मैम, मैं आपसे परमिशन लेना चाहूँगी कि मैं फिर से ये बुक उठाऊँ। प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू मैम। इसमें बुक में हमने बात करी है यहाँ पर ग्रीन हाईवेज़ की, तो जो कि वेस्ट मैनेजमेंट जिसमें यूज़ हुआ है। दूसरा है वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट फॉर वेल्थ, ईवी प्रमोशन, यही फ्यूचर है आने वाली जनरेशन का। तो जो हमारे युवा हैं उनको ये सोचना है कि हम कैसे बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, एथेनॉल, मेथेनॉल पर कितना काम करें। और एग्रीकल्चर में भी बहुत फ्यूचर है। गडकरी जी कहते हैं कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में। और उनकी एक सबसे बड़ी बात है पानी पर, जब वो बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने वाटर कंजर्वेशन पर बहुत काम किया है, तो वो कहते हैं कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुकने वाले पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। तो जब ये सब थॉट्स उनके निकल कर आते हैं, तो ये हमारे जो युवा जनरेशन है उनको ये सोचना है कि जो हमारा रुका हुआ पानी है, जो वेस्ट वाटर भी है। अब आप देखिए, अगर हम मुंबई में बात करें तो जितना भी वेस्ट वाटर है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से निकलता है, उन्होंने उस वाटर को भी रिफॉर्म कर उसको भी यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं लगाया, खेतों में यूज़ करने के लिए लगाया है। तो वाटर कंजर्वेशन पर हमारे युवाओं को फोकस करना चाहिए। हमारे युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करना चाहिए। एथेनॉल, मेथेनॉल, बायो सीएनजी, बायोफ्यूल्स, बायोमास पर बहुत काम करना चाहिए। और वो इसमें क्या नए इनिशिएटिव्स ला सकते हैं। और दूसरा, जो युवा आर्किटेक्चर पर बात कर रहे हैं, आर्किटेक्ट कर रहे हैं अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें वो और क्या क्या ऐसे नए इनोवेशंस या इनोवेटिव आइडियाज़ लग सकते हैं। देखिए, गडकरी जी की सबसे बड़ी बात यह है कि वो बात करते हैं आइडियाज़ पर। आइडियाज़ पसंद आए तो वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ दी वे आउट, और वे आउट पता है तो वो करने के लिए तो ही इज़ ऑलवेज रेडी। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि फ्यूचर हमारा एथेनॉल, मेथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन इन सब चीज़ों पर है। तो वो इन सब चीज़ों पर फोकस करें, वाटर कंजर्वेशन पर फोकस करें, क्योंकि जल है
तभी कल है। ठीक बात है। शशि जी, क्या आप फ्यूचर में भी ऐसी और कोई किताब लिखने का सोच रही हैं? अगर हाँ, तो वो किस विषय पर होगी? मैम, गडकरी जी का एक कोट है, मैं तो चला जिधर मेरा रास्ता, मुझे क्या पता मेरी मंजिल कहाँ। अच्छा। तो मैं उसी बात से भी बड़ा सहमत होती हूँ, और मुझे भी लगता है कि मुझे क्या पता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मैं ऐसे कोई बुक लिख दूँगी और गडकरी जी सर पे लिख दूँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। बट हाँ, आगे फ्यूचर में इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमारे युवाओं को बहुत प्रेरित करेंगी। तो आप सोच रही हैं कि मैं आप हाँ, वो मैंने सर को तभी भी बोला था कि सर ये तो बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, बट आपके बहुत सारे कोट्स जो युवाओं को बहुत प्रेरित करते हैं और उन्हें देखना चाहिए। देखिए, जो पुराने लोग लिख गए कोट्स, आप देखेंगे कई डायरीज़ के नीचे कोट्स होते हैं, जी। कुछ लोग कुछ अपनी तरफ से बोलते हैं, बट जो गडकरी सर के कोट है ना मैम, वो प्रैक्टिकल लाइफ पर हैं, लिखे हुए नहीं हैं। वो खुद सोचते हैं और वो उन सब चीज़ों पर इम्प्लीमेंट उन्होंने किया है, इसीलिए वो बोलते हैं। तो वो युवाओं को प्रेरित करने के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो मैं उस पर ज़रूर प्लान करूँगी। बहुत अच्छी बात है। शशि जी, अब बात करते हैं आपकी खुद की ज़िंदगी के बारे में। आपने किताब लिखी है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही मुश्किल रहता है एक महिला के लिए अपना वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना। तो कैसा रहा आपका ये सफ़र? मैम देखिए, सबसे पहले तो थैंक्स टू गूगल बाबा। ठीक है, कि हम किसी भी चीज़ को, जब कोई चीज़ हमारे दिमाग में आती है तो हम सबसे पहले उसको सर्च करते जी। हैं। पहले हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बट अभी आपके दिमाग में कुछ भी आता है, कुछ भी करने के लिए आपको हेल्प कहीं ना कहीं तो मिल जाती है। तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत बनी थी वहाँ पर कि जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया सर के बारे में। और दूसरी बात, फिर उसके बाद जब मैंने सर के सामने ये प्रपोज़ल रखा, तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर द एंटायर टीम ऑफ गडकरी सर्स ऑफिस, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। दो हम सब अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक तो आपको बिल्कुल एक्चुअली टाइम मिलता ही नहीं है। तो जो भी समय मिलता था वो सब 9 बजे के बाद। घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है, फैमिली भी देखनी है। तो शाम का जो समय रहता था वो मेरे लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहता था, और मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं सोने से पहले मुझे क्या काम करना है जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। देखिए, मुझे कभी भी ये किताब लिखने के लिए ऐसे कोई प्रेशर नहीं लगा मुझे, और मुझे इतना मज़ा आता था कि अरे, मुझे कभी खुद भी नहीं पता था कि व्हाट इज़ दीज परियोजनाज। और गडकरी सर एक इतनी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, इतनी चार्मिंग, इतने स्माइलिंग, और इतने अच्छे से सबसे बात करने वाले, मिलने वाले। देखिए मैम, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कास्टिज्म की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, बट हमारी फैमिली में ना थोड़ा हम्बलनेस और थोड़ा डाउन टू अर्थ, इन सब चीज़ों को बहुत सिखाया जाता है कि आपके पास कितना भी कुछ हो जाए, बट आपने नम्रता को नहीं छोड़ना है। तो वो सब चीज़ें जो मैंने सर से जब मिली और लोगों से सुना, उनसे जब पर्सनली मिल के देखा, तो वो सब चीज़ें मुझे इतनी इंस्पायरिंग लग रही थी। तो मैं ये सोचती थी कि नहीं, इनके बारे में मुझे बिल्कुल सच में लिखना है। जो भी टाइम मिलता है उसमें रिसर्च करनी है। और सबसे बड़ी बात बताती हूँ आपको, अभी हम लोगों की जो जनरेशन है, हम लोग ना स्क्रॉलिंग वाले लोग हैं जी। मतलब हमने इंस्टा पे कुछ देखा तो हम स्क्रॉल करके वो रील्स देखनी है। बट मुझे जितनी भी रील्स देखनी पसंद हुई, वो मैं सब गडकरी सर का पॉडकास्ट देखती थी। अच्छा। वो एक घंटे का हो, चाहे वो किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर ने लिया हो, या कहीं पर भी वो स्टेज पर किसी भी फंक्शन में, कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर भी उन्होंने बोला, मैंने उसको, चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का, सबको डीपली सुना। तो ये मुझे मेरे इंटरेस्ट पे था, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस इनिशिएटिव को लिया। और मेरे लिए बिल्कुल भी प्रेशरफुल बिल्कुल नहीं था, बड़े मज़े में किया। और मैं आज भी रील्स स्क्रॉल नहीं करती हूँ, मैं गडकरी सर के पॉडकास्ट ही देखती हूँ सिर्फ, ताकि मैं थोड़ा उनको और समझूं, जो कि मैं अपने खुद के स्वभाव में भी और क्या चीज़ें चेंज कर सकती हूँ, मैं क्या। देखिए मैम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और मैं जिस इंडस्ट्री में से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सारे यूथ ही हैं मेरे साथ। तो अगर मैं उनके साथ बैठती हूँ, कुछ भी थोड़ी सी भी बात अगर किसी बच्चे के दिल में लग जाती है, कोई भी स्टूडेंट उसको अडेप्ट कर लेता है, तो वो शायद मेरे लिए एक सक्सेसफुल रहेगा।
बिल्कुल शशि जी, राइटर के लिए सबसे बड़ा सुकून का पल क्या होता है? आपने किताब लिखी है, लिखते वक्त आपने रिसर्च की होगी, फिर उसे लिखा होगा और अब आपको किताब पढ़ने के बाद लोगों का फीडबैक आएगा, तो आपके लिए सबसे सुकून वाली स्टेज कौन सी होगी? मैम, सबसे पहले तो लिखना तो ठीक है, लिखना है हमें, बट जब रिसर्च करते हैं और जब आप फीडबैक लेते हैं, सबसे पहले रिसर्च की अगर बात करें तो लगता है अरे ये ऐसा हुआ तो होगा। ऐसे भी हुआ जी था, जी जी मतलब सर ऐसा भी सोचते हैं। जी। और आप सोचिए उनकी लाइफ की इतनी जर्नीज रही हैं, जिसमें वो रतन टाटा की बात जी करते जी हैं, जी जिसमें वो धीरू भाई अंबानी जी जी। की बात करते हैं, तो उन सब के बारे में जब वो कहते हैं कि रतन टाटा जी उनके घर जब आए तो वो खुद ड्राइव करके आए, तो आप सोचिए मैम हमें कैसे कितनी पता चलेगा कि वो inspiring खुद ड्राइव करके आए थे, जी ये सर ने बताया। जी। तो जब ऐसी ऐसी स्टोरीज उनसे सुनने को मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है और वो बड़ा एक मज़ेदार पल रहता है। और दूसरा, जब आप फीडबैक की बात करते हैं तो फीडबैक तो मैं अपने अगर व्हाट्सएप में अपना खोलूँ या मैं अपना सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट खोलूँ, जब से मैंने अभी पहले भी बताया था कि जब से अनवील किया है इस बुक को, मेरे पास मैम इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं सर के लिए कि जो मैं पर्सनली सच में चाहूँगी कि मैं कभी सर के साथ 2-4 मिनट का ऐसा समय मिले तो मैं सारे मैसेजेस को कंबाइन करूँ और दिखाऊँ सर कि आपको भी पता होगा कि लोग आपकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है, बट आपके जो डाई हार्ट फ़ैन हैं सभी लोग हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि जो आपके बारे में एक भी शब्द कुछ और मुझे लगता है वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि एज अ राइटर जो चीज़ आपने सोची है वो लोगों को प्रभावित कर गई, राइट मैम, और वो उस पर अग्री हो गए। एब्सोल्युटली। अभी तक मेरे पास जितने भी फीडबैक हैं सब ऑर्गेनिकली हैं, मैंने कभी भी किसी से अभी सपोर्ट नहीं लिया, किसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग को मैंने ऐसे अप्रोच नहीं किया, बट आई एम रियली वेरी मच हैप्पी कि सब मुझे इतने अच्छे फीडबैक्स दे रहे हैं इसके बारे में। वंडरफुल शशि जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना समय दिया और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आए और इतने ही बेहतरीन टॉपिक पे हमारे साथ बात करी। शुक्रिया शशि जी, बहुत बहुत आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आज हमारे साथ थी डॉक्टर शशि पांडे शर्मा जी और हम बात कर रहे थे उनकी नई पुस्तक नितिन गडकरी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।